नमस्कार, एनडीटीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल इंडिया का इस वक्त हो चुका है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। कल संसद में जिस तरीके की सुरक्षा में भारी चूक हुई थी वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी, और संसद में किस तरीके से जो सेंध लगी है उससे जुड़े अब अहम सवाल जो हैं वो सामने हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के, इस पूरे जो कल सेंध लगी, जिस तरीके से लोग लोकसभा के अंदर तक पहुंच गए, कौन सूत्रधार हैं, क्या है पूरी कहानी, आज शुरुआत सवाल इंडिया की उसी से करते हैं। एनडीटीवी के पास पूरी कहानी है जिसको हमने कल से लेकर अब तक विभिन्न लोगों से बात करके, सांसदों से, पुलिस से जोड़ा है, और उसको जरा आपके सामने रखते हैं। पूरी कहानी क्या है, पहले देखते हैं कि साजिश की पूरी कहानी क्या है, और फिर आपको बताएंगे, हर उस जगह पर आपको लेके चलेंगे जहां पर साजिश के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि यह पूरी कहानी 6 शहरों में और 6 किरदार इसके प्रमुख हैं। अब सबसे पहले जो लोग पकड़े गए हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। नीलम जो हैं वो जींद से हैं, हरियाणा में। सागर शर्मा एक व्यक्ति जो दूसरे पकड़े गए वो लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश में। मनोरंजन डी जो है वो मैसूर कर्नाटका से आते हैं। अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र से आते हैं। विक्की नाम का एक व्यक्ति है जो गुरुग्राम हरियाणा से आता है, और ललित झा एक व्यक्ति हैं जो कोलकाता से आते हैं। यानी कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से ये लोग इस तरीके से यहां पर आए। अब कैसे ये लोग इकट्ठे हुए, पूरी जो साजिश है वो रची कैसे गई, एनडीटीवी के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है, जरा वो आपके सामने रखते हैं। 1.5 साल पहले सभी जो आरोपी हैं वो मैसूर में मिले थे। मैसूर कर्नाटका में आता है, और वहीं के जो सांसद हैं उनके ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ही पर्ची साइन की थी, उन्हीं का साइन है उस पर्ची पर, विजिटर्स पर्ची पर। फिर चंडीगढ़ में किसान आंदोलन के दौरान ये आपस में मिले। 9 महीने बाद चंडीगढ़ में ये मिले थे। वहां पर कहा जा रहा है इन्होंने प्लान बनाया। बजट सत्र में मनोरंजन डी दिल्ली आया, संसद का उसने पास लिया। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने संसद की रेकी की। मनोरंजन को पता चला कि वहां जूतों की चेकिंग नहीं होती है। ऐसा उसने जब खुद आना जाना शुरू किया तो उसको समझ में आया। जुलाई में सागर दिल्ली आया, बाहर से संसद की उसने रेकी की, देखा। 10 दिसंबर को सभी एक एक करके दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया, और उसके बाद सभी 10 दिसंबर को गुरुग्राम में विक्की के घर पर पहुंचे, जहां पर इनकी मुलाकात हुई सबकी दोबारा। देर शाम ललित झा गुरुग्राम पहुंचा। इंडिया गेट पर इन्होंने फाइनल जो प्लानिंग है वो करी। इंडिया गेट पर आरोपियों के आधे घंटे इनकी मुलाकात वहां पर चली, वहां पर पूरी मीटिंग हुई। कौन संसद के अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, इसका फैसला हुआ। अंदर जाने वाले हर आरोपी को एक स्मोक बम, जिसको अब कहा जा रहा है कैनिस्टर जो था जूतों में छुपा के लेके गए थे, वो दिया गया। अमोल ने लातूर से स्मोक बम खरीदे थे। सागर ने कुर्ला में जो अमोल से स्मोक बम वहां से लिया था। कुर्ला भी महाराष्ट्र में आता है, मुंबई के पास। स्मोक बम चलाने के बाद पर्चा फेंकने की भी योजना थी। ये बेसिकली अपना आक्रोश व्यक्त करने की इनका पूरा प्लान था। 13 दिसंबर की सुबह बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पीए के पास ये पहुंचे, उन्होंने वहां से पास लिया। घुसपैठ के दिन आरोपियों ने दिल्ली कैंट से तिरंगा खरीदा। 12 बजे संसद भवन के अंदर ये दाखिल हुए दोनों आरोपी, और उसके बाद जो घटना हुई वो कल सबने देखी। इनके बारे में हमें और क्या पता है? इनके बारे में हमें पता है कि ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, सिस्टम से लगता है परेशान हैं, पर इन्होंने इतना खतरनाक एक तरीका, इसको क्योंकि सुरक्षा में सेंध तो है ही, ये अपनाया अपना रोष व्यक्त करने का। अब देखते हैं कि किन किन राज्यों में इस तरह ये पूरी जो योजना है वो बनी। कर्नाटका, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैसूर की बात वहां से हुई, एक आरोपी मैसूर से आता है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी राज्य जो हैं, 5 राज्य, यहां पर
इन लोगों ने मिलकर आपस में बातचीत करके ये पूरी योजना बनाई। अब संसद की जो सुरक्षा है उसको लेकर संसद में हंगामा करने वाले जो आरोपी हैं उनको पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया गया। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून, यूएपीए जैसे कानून जो हैं उसके तहत एफआईआर दर्ज करी गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। पूछताछ में गिरफ्तार चारों जो युवा हैं, आरोपी हैं, उन्होंने खुलासा किया कि वो बेरोजगारी, जातिगत उत्पीड़न, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, किसानों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, अपना रोष व्यक्त करना चाहते थे। इस मामले में पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी ललित झा अभी फरार है, जबकि विक्की और उसकी पत्नी हिरासत में उनको रखा गया है। सभी आरोपी दिल्ली आने के बाद गुरुग्राम में विक्की के घर पर ही रुके थे, इस वजह से विक्की और उसकी पत्नी को वहां पर रखा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि युवा हैं, इनका रोष था, तरीका जो इन्होंने चुना वो तरीका अब सवालों के घेरे में जरूर है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या तथ्य सामने आए हैं, साथ ही साथ अदालत में आज इनको पेश किया गया है। मुकेश, यूएपीए कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी की है, बहुत सख्त कानून है, 2 साल तक इसमें बेल होना पुलिस के लिए, जो आरोपी हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, पुलिस के लिए थोड़ी आसानी रहती है इस कानून के तहत कार्रवाई करना। क्या क्या अभी तक समझ में आया है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, जो चारों आरोपी हैं वो कुछ ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर दी है जिसमें उसने आरोपियों की 15 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। तो अभी कोर्ट में कुछ ही देर में आरोपी पेश होंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। फिर देखना होगा कि कोर्ट आरोपियों को कितने दिन की पुलिस रिमांड पर भेजता है, क्योंकि जो यूएपीए होता है उसमें आप मैक्सिमम यानी अधिकतम 28 दिन की पुलिस रिमांड ले सकते हैं। ये बहुत सख्त कानून है और इसमें जो सज़ा है वो उम्र कैद तक की सज़ा है। तो अभी पुलिस के पास 28 दिन का वक्त है, 28 दिनों में वो आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। तो जो पहली एप्लीकेशन है वो 15 दिन की रिमांड के लिए पुलिस ने मूव कर दी है। जो आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ हुई और जांच हुई, जिसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। उसमें सबसे जो मुख्य बात यह है कि जो मनोरंजन डी, जो मैसूर का रहने वाला है, ये संसद के बजट सत्र में पार्लियामेंट में आया था और इसने पास लेकर ये संसद के अंदर गया और जब सुरक्षा जांच वहाँ पर हुई तब उसको मालूम चला कि जो सुरक्षाकर्मी है पार्लियामेंट में, वो जांच के दौरान जूतों की चेकिंग नहीं करते, जूतों की जांच नहीं करते। वहीं से इसको आइडिया आया कि जूतों में कोई भी सामान रखकर वो अंदर ला सकता है। इसी के चलते ये लोग जो स्मोक बॉम्ब या स्मोक स्टिक है या जो स्मोक गन है उसको जूतों के अंदर रखकर लेकर आए और इसीलिए सुरक्षा जांच से ये लोग निकल गए। तो जो मनोरंजन डी है उससे लगातार पूछताछ चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि ये लोग आपस में सिग्नल ऐप पर बात करते थे, सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क में थे और लगातार एक दूसरे से मीटिंग भी कर रहे थे। जो विक्की शर्मा है, गुरुग्राम का रहने वाला, विक्की शर्मा के घर पर भी ये कई बार आए हैं और वहाँ पर रुके भी हैं। तो ये प्लानिंग जो है 1.5 साल पहले से हो रही थी और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर ये परेशान थे या बेरोजगारी के मुद्दे पर परेशान थे, ये बातें, ये दावे जो है वो पुलिस मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग हुई है, 1.5 साल पहले प्लानिंग हुई, उसके बाद रैकी हुई, रैकी के बाद एक सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं उनके जरिए पास लिए गए और ये हमला है संसद पर, वो पूरा प्लान किया गया। तो ये आसान काम नहीं होता और आम आदमी जो इन मुद्दों से परेशान है वो कहीं से भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। अगर वो गुस्सा है, नाराज़ है, तो वो जंतर मंतर बैठेगा या कहीं और बैठेगा या कहीं प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इस तरह से करना और पूरी प्लानिंग करना, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। तमाम जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। ललित झा जो इस केस का मुख्य आरोपी है, जो भागा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। उसकी आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराणा में आई थी और ललित झा वो शख्स है जो कि चारों आरोपियों के मोबाइल लेकर भाग गया है। अब उन मोबाइल में क्या डिटेल्स हैं, मोबाइल के जरिए क्या दिल्ली पुलिस ये मालूम कर सकती है कि ये लोग किसके संपर्क में थे, इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो जब ललित झा पकड़ा जाएगा तब ये जानकारी मिल पाएगी। वहीं
ललित झा ने हंगामे के बाद, अब हंगामे के वक्त अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो उसने कोलकाता में नीलाक्ष नाम के शख्स को भेजा था। नीलाक्ष कोलकाता में एक एनजीओ चलाता है और ललित उसी एनजीओ में महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। तो अभी उस एनजीओ के जो मालिक हैं नीलाक्ष, उससे पूछताछ होगी और उस एनजीओ को फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी जांच होगी। तो दिल्ली पुलिस की टीमें तमाम राज्यों में जांच कर रही हैं और पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल आरोपियों का और उनका जो पूरा बैकग्राउंड है उसको स्कैन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मुकेश हमें देते हुए, बताते हुए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कम से कम ये मान के चल रही है कि ये सिर्फ आक्रोशित युवा नहीं है, इस तरीके की प्लानिंग करने के लिए, इस तरीके के काम करने के लिए हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो, जिसका अभी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जांच है, उस पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार जरा फिर से याद दिलाते हैं, क्योंकि कल जो हुआ, अब सोच के देखिए कि अगर किस तरह के प्लास्टिक के इस तरीके के किस कैनिस्टर में अगर कोई अपने जूते में कुछ जहरीली या कोई केमिकल वेपन छुपा कर ले जाता और उस पीले धुएं की जगह, सोचिए कल कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। संसद में जो चूक हुई है उससे सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। देश में सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली इमारत में क्या इस तरीके से 4 युवा जा सकते हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं? कल से हंगामे के बीच हमारे सहयोगी जो थे वो पूरे इस मामले पर मौजूद थे। कल आपको हमने 4 बजे का शो भी हमने आपको वहीं से दिखाया था, किस तरीके से वहां पर बातचीत हो रही थी, क्या पूरी घटना घट रही थी। हमारे जो भी सहयोगी संसद में थे वो इस वक्त बता रहे हैं कि सुरक्षा इंतजाम किस तरीके के हैं और कैसे कल ये चूक हुई और आगे इन्हें दुरुस्त करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले 22 साल में संसद भवन में जो सबसे बड़ी सुरक्षा चूक हुई, उसकी शुरुआत करीब 12:30 बजे के आसपास हुई। मैं बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा हूं जहां 2 व्यक्ति आए, एक महिला एक पुरुष। उनके साथ वो अपने साथ कैनिस्टर्स लाए थे और उन्होंने बिल्कुल इसी जगह पर, जो ये लाल रंग का निशान आपको दिख रहा है, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कैनिस्टर बर्स्ट किया और उसके बाद यहाँ पर पीले रंग का धुआं जो है वो चारों तरफ फैल गया। वो नारेबाजी भी यहाँ पर करने लगे और एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद थे वो फौरन वहाँ पे आए और उन्होंने उनको पकड़ा, हिरासत में लिया। तब तक यहाँ पर जो बिल्कुल संसद भवन के सामने का इलाका है, सैकड़ों कैमरा पर्सन भी यहाँ पर पहुँचे और सबने रिकॉर्ड किया इस पूरे घटनाक्रम को। और उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई और उन दोनों को यहाँ से हिरासत में लेकर वहाँ से पुलिस उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन ले गई। और उसके बाद फ़ौरन बाद फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी आए और उन्होंने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और जो सैंपल्स हैं वो सैंपल्स कलेक्ट किया। लेकिन तब तक करीब कुछ आधे घंटे का वक्त रहा होगा, तब तक इससे भी एक बड़ी खबर संसद भवन से अंदर आई जहाँ पर राजीव रंजन मौजूद थे। देखिए, करीब 1 बजे का वक्त था, लंच ब्रेक होने वाला था, लोकसभा में जो है 0 आवर चल रहा था और उसी दौरान जो हम लोग को मीडिया गैलरी थी उसके बगल में 4थे नंबर की गैलरी, जो दर्शक दीर्घा की गैलरी से, वहाँ 2 लोग कूदते हुए देखे। पहले एक आदमी कूदा पकड़ के, फिर दूसरा आदमी उसको पकड़ कूदा और जैसे ही वो नीचे जो है लोकसभा में बेंच पर कूदता है, सांसदों के बीच अफरा तफरी मच जाती, किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ सांसद बहादुरी का परिचय देते हुए उसको आकर दबोचने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान अपने जूते से वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ कनस्तनुमा सांसद कुछ डरते भी है लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारते और उसे चारों तरफ जो है धुआं फैलने लगता है और पूरे सदन में जो एक अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। लेकिन दाद देनी होगी, जो हमारे सांसद हैं बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों लोगों को पकड़कर मार्शल के हवाले करते हैं। सदन की कार्रवाई जो है 2 बजे तक स्थगित कर दी जाती है। सारे सांसद जो है घबरा कर जो है मकर द्वार से बाहर निकलते हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन लोग जरूर कह रहे थे कि सुरक्षा में चूक हुई है। 2 आदमी ऊपर से नीचे कूदे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दौरान बाहर क्या हुआ, बात करते हैं अपने साथी प्रशांत से। राजीव, जो आपने अंदर की कहानी बताई, जो कहानी राजीव बता रहे हैं उसके खबरें बाहर आने लगी थी और बाहर में मैं मौजूद था। बाहर में जैसे ही ये खबर आई कि अंदर में लोकसभा गैलरी में भी 2 लड़के कूद गए हैं, तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल फिर शुरू हो गया और यहाँ पर जितने दर्शक दीर्घा से लोग थे, जिन लोगों को दर्शक दीर्घा का पास दिया गया था, उनको बाहर जाने के लिए कह दिया गया। और हम लोग यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस भारी संख्या में आ गई। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम जो पुलिस की
की होती है वो यहाँ पर पहुँचने लगी। डॉग स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया और जो हिमांशु ने दिखाया, जो कल के निशान, जो पाउडर दिखाए, उन सब की जाँच की गई। इसके अलावा दर्शक दीर्घा से लोगों को बाहर भेजा गया और कहा गया कि अब दर्शकों को दर्शक दीर्घा में जाने की इजाज़त नहीं है। खबर ये भी आई कि आगे से अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए दर्शक दीर्घा में जाने से लोगों को रोका गया है। मैं फिर से हिमांशु के पास आता हूँ। हिमांशु, आप ये बताइए कि यहाँ से जो लोग जाते हैं दर्शक दीर्घा में, ये एंट्री गेट है, यहाँ से कैसे उनको एंट्री मिलती है, उसकी प्रक्रिया क्या है वो समझाइए। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में जाकर सदन की कार्रवाई देखना चाहते हैं तो मेरे बाईं तरफ एक रिसेप्शन गेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको फॉर्म लेना होता है और यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, फिर एक एमपी का हस्ताक्षर ज़रूरी होता है और उसके बाद जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के अधिकारी हैं वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं और उसके बाद पासेस इशू होते हैं। और पास इशू होने के बाद मेरे पीछे जो एक और गेट आपको दिख रहा है, इसी गेट से अभी कुछ बच्चे भी, स्कूल के बच्चे अंदर जा रहे हैं। ये वो गेट है जहाँ से विजिटर्स की एंट्री होती है, पास लेकर उन्हें अंदर जाना होता है। आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे आज संसद भवन की कार्रवाई को देखने आए हैं और ऐसे में इस समय सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो फिर दूसरा सिक्योरिटी लेयर से का सामना आपको करना पड़ता है। मेरे साथ राजीव रंजन हैं जो उस वक्त अंदर थे। राजीव, जब एक बार विजिटर यहाँ से अंदर जाता है तो उसके बाद फिर आगे उसको किस गेट से उसकी एंट्री होती है? देखिए, यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ पर जो कोई भी विजिटर अगर जाता है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल फ्रिस्किंग होती है। फिजिकल फ्रिस्किंग का मतलब ये है कि एक सुरक्षाकर्मी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी जूते तक आपको चेक करता है। एक मेटल डिटेक्टर होता है जिससे होकर आपको पास करना होता है। और केवल यहाँ पर नहीं, जितने सारे सुरक्षाकर्मी होते हैं, आपको जितने विजिटर अगर देखेंगे तो एक लाइन में आपको लेके अंदर जाते हैं और यहाँ के बाद आपको 3 घेरा होता है। 3 घेरा पार करना पड़ता है तब आप सदन के अंदर जा सकते हैं। यानी हर जगह, यानी 2 या 3 जगहों पर कम से कम फिर से आपको फिजिकल फ्रिस्किंग होती है, मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है और किसी भी सुरक्षाकर्मी को अगर कोई भी संदेहास्पद चीज़ अगर दिखता है, कोई आदमी अगर दिखता है तो तुरंत उसे रोक लिया जाता है। लेकिन बावजूद कल जिस तरह से घटना हुई वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। तो आखिर क्या इंतजाम करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो? प्रशांत, बताएं कि आप तो संसद में काफ़ी लंबे समय से कवर करते रहे, क्या इंतजाम होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? देखिए, कल जो चूक हुई है उसमें 2 बड़ी बातें बिल्कुल सामने आई हैं और उसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है कि इस पूरे मामले की जांच हो। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो बिल्कुल निकल के आई है, और कल लोकसभा अध्यक्ष ने भी ये बात कही और आज राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में ये कहा कि जो भी सांसद पासेज इशू करते हैं, उनके नाम से पास इशू होता है, रोजाना 2 लोगों को वो दर्शक दीर्घा में भेज सकते हैं, उनकी जांच पड़ताल के बाद ही उनके पासेज बनाए जाएं। ये सबसे पहले प्राथमिक एक जो प्रिकॉशन होता है वो उठा सकते हैं सांसद। इसके अलावा जो बाकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं, जो सुरक्षा के पहलू हैं, उन सब की जांच की जा रही है। चाहे वो अंदर जाने का सिस्टम हो, अंदर जाकर फिर जो गैलरी में जाकर बैठने जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठते हैं, या तमाम जो बाकी जिन सुरक्षा घेरों से उनको गुजरना होता है, चाहे वो इक्विपमेंट हो या कुछ और, इन सब की जांच हो रही है। गृह मंत्रालय की ओर से जांच शुरू की गई है। तो ये कल जो घटना हुई है इससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। नई दिल्ली में अपने सहयोगी हिमांशु और राजीव रंजन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इससे सीख ली जाए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन संसद की सुरक्षा को लेकर अब जो विपक्ष में है वो हंगामा भी कर रहा है। लोकसभा स्थगित हुई, राज्यसभा में भी कार्रवाई एक बार फिर अब स्थगित होने के बाद शुरू हुई है। आज 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की और सरकार से कठिन सवाल पूछने की कोशिश की। विपक्षी सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं राज्यसभा में काम रोककर चर्चा की मांग की गई और जब सभापति ने इसे खारिज कर दिया तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा करने वाले 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने भी देखिए इतने बड़े मुद्दे को, क्योंकि जो चर्चा पे कम से कम एक बड़ा सख्त रुख अख्तियार करते हुए सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। 14 इसमें से लोकसभा के हैं, 1 राज्यसभा के। लोकसभा में सस्पेंड होने वाले सांसद जो हैं उसमें से 9 कांग्रेस के हैं। सीपीएम और डीएमके के 2-2 सांसद हैं और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर को भी सस्पेंड किया गया। उन्होंने हमारे सहयोगी राजीव रंजन से बात की और अपनी जो चिंताएं हैं कम से कम उनको आगे रखा।
हमारे साथ है कांग्रेस के सांसद मणिकम टेगोर। आपको लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, क्यों? हम लोगों का एक ही गुना था, हम लोग अमित शाह जी का आके लोकसभा में जवाब मांग रहे थे। क्यों कल का इंसिडेंट का बारे में क्या चूक हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसका बारे में हम एक स्टेटमेंट मांग रहे थे। इसलिए हम लोगों का 14 लोगों का पार्लियामेंट से बात करें। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि मामले को आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोकसभा अधिकार में आता है, सचिवालय के अधिकार में आता है, वो सुरक्षा को देख रहे हैं, सब लोग मिलजुल के बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय का अधीन नहीं आता ये कहाँ का गृह मंत्री को बार कौन अभी अरेस्ट करवा रहा है सारे लोगों का, 4 लोगों का अरेस्ट करवा के कौन पेशी करवा रहा है, ये सारे बात गलत बातें सत्ता बनी। इसलिए हमारा मांग यही है, अमित शाह जी का हाउस में आ जाओ, आके स्टेटमेंट दें। दोनों हाउस अगर कहें तो कुल 15 सदस्य जो हैं, 14 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, आप लोग को निलंबित कर दिया। देश में कितना राज का चल रहा है, इसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल है। और अपोजिशन पार्टीज का आवाज़ दबाने के लिए कंटिन्यूस कोशिश हो रही है। और बीजेपी का एमपी किसने पास दिया है, वहाँ पार्लियामेंट में लोगों ये से इन्फ्लुएंस का आके हंगामा करने के लिए वो हंसते हुए पार्लियामेंट में घूम रहा है। तो अब आप लोग की क्या रणनीति होगी जो इंडिया गठबंधन? कल सुबह इंडिया गठबंधन का लीडर सारे मिलेंगे, मिलकर विजिट करने के बाद एनडीटीवी का पहले बता देंगे। संसद सुरक्षा पर हंगामे को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामे को लेकर सभापति ने डेरेक ओब्रायन को चेतावनी दी और उसके बाद जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, अपना जो विरोध है वो जारी रखा, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन निलंबन करने का फैसला जो है वो ले लिया गया है। राज्यसभा में 26 सांसदों ने सदन की कार्यवाही को रोककर सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सभापति ने इस नोटिस को खारिज कर दिया। इसके बाद हंगामे के बीच में सभापति ने चेतावनी दी और चेतावनी न मानने पर डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया। Those of the members who have come in the well are cautioned by me to take their seats immediately. Okay, so you will not take your seat. You, Mr. Derek O'Brien says we will not take seat. Mr. Derek O'Brien says we will defy the chair. I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. The house is not in order. मेरे सहयोगी इस वक्त राजीव रंजन हमारे साथ संसद से जुड़ रहे हैं। राजीव, बड़ा मुद्दा तो जरूर है और चिंता का मुद्दा भी है। उस पर अगर संसद में विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री बयान दें या इस पर चर्चा हो, तो इसमें इतना ज्यादा मतलब सस्पेंड करने जैसी नौबत कैसे आ गई? सरकार इतना कड़ा फैसला क्यों ले रही है? सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जैसे ही आज संसद की कार्रवाई शुरू होती है, 11 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष जितने सांसद थे अपने टेबल पास खड़े होकर पहले नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो है वेल में चले गए और वेल में सारे सदस्य जो है गृह मंत्री जवाब दो नारे लगाना शुरू कर दिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि यहाँ संसद के अंदर अगर इस तरह की कोई भी घटना अगर होती है तो ये जिम्मेदारी जो है लोकसभा की होती है। लोकसभा अध्यक्ष साफ तौर पर बात कह चुके हैं कि ये लोकसभा जो संसद का पूरा जो घेरा होता है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की होती है और सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष इसके प्रमुख होते हैं और वो बाकायदा विपक्षी दलों के साथ बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उसके बाद गृह मंत्री को इसमें लाना ये कहीं से इनको उचित नहीं लगता है। जो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना ये है कि लोकसभा का मामला है और संसद का मामला है और सब कुछ मामला जो है ये सारे पक्षों से मिलजुल कर फैसला लिया जाएगा और इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ होगा वो कदम उठाए जाएंगे सुरक्षा को लेकर। लेकिन गृह मंत्री को बुलाना और गृह मंत्री से जवाब की मांग करना ये उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, कम से कम संसद को लेकर कहना है। वहीं विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये
खुफिया विभाग का फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्योंकि बाहर का घेरा जो है दिल्ली पुलिस का होता है और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आता है। तो उनका ये कहना है कि आखिर गृह मंत्री क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं और क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। वो यह भी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में आए और जो सांसद जो हैं उनकी बातों का जवाब दे, उनकी बातों को गंभीरता से सुने। विपक्षी सांसदों का ये भी कहना है कि सरकार उनकी बातों को हल्के तौर पर ले रही है और ये जो चूक हुई सुरक्षा में इसको पुरानी चूक से तुलना कर रहे हैं। कल की बात कुछ और है, आज की बात कुछ और है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष जानबूझकर जो है इस मसले को राजनीति कर रहा है, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है जिसको लेकर सब सजग होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बन रही है हमारे साथ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। 18 दिसंबर को कोर्ट ये फैसला करेगा कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा और आगे की कार्रवाई कैसे होगी। हिंदू पक्ष ने मथुरा अदालत में सबसे पहले ये मांग रखी थी। दिसंबर 2022 को मथुरा की अदालत ने जमीन सर्वे की मंजूरी दी थी लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ऊपरी अदालत जाने से यह सर्वे नहीं हो पाया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। सर्वे की मांग वाली यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए जी, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है जी जी। कब से शुरू जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए। उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रणवीर, इसको लेकर जो सुरक्षा है उसके भी बड़ी संवेदनशील क्योंकि पूरा मामला है, तो सरकार इसको किस तरीके से देख रही है और क्या इंतजाम सरकार आगे वहां पर करने वाली है? देखिए, फिलहाल आज ये साफ हो गया है कि अब मथुरा में भी हाईकोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है कोर्ट कमिश्नर को लेके। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन 18 तारीख को ये तय होगा कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई कब से शुरू होगी, कौन कोर्ट कमिश्नर होगा, किसकी किसकी मौजूदगी प्रेमाइसिस के अंदर होगी और ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये कब तक कोर्ट में जमा करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज फैसला आया है, उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा को लेकर इंतजाम करेगी। इससे पहले जब वाराणसी की ज्ञानवापी में ये मामला हुआ था तब भी जैसे ही कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश हुआ था, जिला प्रशासन ने एक बड़ी बैठक की थी। डीएम की तरफ से प्रशासन के आसपास के इलाके को घेर दिया गया था। जो कमीशन के लोग पहुंचे थे उनको हाई सिक्योरिटी में कैंपस के अंदर पहुंचाया गया और विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अंदर जाने वाले लोग को तब से पहले भी मोबाइल से रिस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन जो वीवीआईपीज़ थे वो मोबाइल लेके जाते थे, लेकिन उसके बाद से मोबाइल को लेकर के जाने को रोक लगा दी गई। उसी तरह से मथुरा में पहले से ही सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन जब कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू होगी तो जाहिर है कि जो एडिशनल सिक्योरिटी होगी उसका अरेंजमेंट यूपी सरकार, मथुरा प्रशासन करेगा। और फिलहाल आज कोर्ट ने ये कहा है और अब इंतज़ार है मुस्लिम पक्ष का कि क्या वो इस आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आते हैं और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विशाखापट्टनम आपको सीधे लिए चलते हैं जहां से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज विशाखापट्टनम में एक अस्पताल के अंदर, निम्स अस्पताल है, उसमें भीषण आग लग गई। आग ऑपरेशन थिएटर में लगी और फिर अस्पताल की 3 मंजिलों में फैल गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से 57 मरीजों को बाहर निकाला। सभी मरीजों और अस्पताल में के जो कर्मचारी हैं उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
हमारी सहयोगी उमा सुधीर की विशाखापट्टनम से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम यहाँ विशाखापट्टनम में इंडस हॉस्पिटल के अंदर है, जहाँ पर आज सुबह अचानक से 11 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। वो किस लिए लगी ये अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ हो सकता है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे आग लगी होगी। और उसके बाद यहाँ पर 60 लोगों के करीब यहाँ पे पेशेंट्स थे और उन सबको हटा दिया गया। जिस तरह की यहाँ पे भय का आंदोलन इसलिए भी हो गया था क्योंकि पहली मंजिल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये आग लगी थी और उसके बाद दूसरे मंजिल तक आज पहुंच गई और लोगों को 5वीं मंजिल से भी बचाना था और इसलिए लैडर वगैरह लेके आए थे और उसके बाद फायर के टेंडर्स भी लाए गए। 14 ऐसे फायर टेंडर्स लाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि चारों ओर यहाँ पर अभी भी पानी फैला हुआ है। आग के वक्त ये लिफ्ट भी रुक गया था और यही वजह है कि कुछ लोगों को सीढ़ियों से, कुछ लोगों को पिछले वाले रैंप से, उनको अपने स्ट्रेचर में ही, कुछ लोगों को व्हील चेयर से लोगों को हटाना पड़ा। यहाँ के जो आसपास की जो जगह है इसको जगदम्बा जंक्शन कहते हैं। काफ़ी बिजी जंक्शन है और यहाँ से बिल्कुल दोनों तरफ मेडिकवर का अस्पताल है और पास ही गवर्नमेंट का किंग जॉर्ज अस्पताल भी है और यही वजह है कि बहुत जल्दी से पेशेंट्स को यहाँ से लेकर उन अस्पतालों में भी पहुँचाया गया। बताया ये जा रहा है कि जो पेशेंट्स यहाँ पर थे उनको शिफ्ट कर दिया गया, उनके साथ जो स्टाफ भी थी उनको भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। कुछ लोगों ने स्मोक इंजेस्ट कर लिया था और इसलिए उनको भी अस्पताल में अब भर्ती कर दिया गया है। ये पिछला साइड है अस्पताल का और अगर आप देखें तो ये पहली मंजिल जहाँ पे रैंप लिखा हुआ है वही जगह है जहाँ से लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी। पुलिस का कहना है कि वैसे तो लाइसेंस वगैरह तो उनके पास थे, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ उस पर पूरी जांच अब होगी। बस ये एक बात अच्छी रही कि सारे पेशेंट्स को बचाने में लोग कामयाब रहे और बहुत जल्द फायर टेंडर्स आए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एक तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट किया। विशाखापट्टनम से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अडानी समूह बिहार में बड़ा निवेश करने जा रहा है। अडानी एंटरप्राइज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में ये जानकारी दी। आपको बता दें कि अडानी समूह ने क्या घोषणा की है इसके बारे में। अडानी समूह ने बिहार के अंदर 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया है, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार को अब निवेश की आकर्षक जगह के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन नजर आ रहा है और खास तौर पर सामाजिक सुधार, कानून व्यवस्था, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की और उनके समर्थन और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद दिया। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। यह श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के कारण संभव हो पाया है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3,000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं। चलिए, अभी के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।